तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो फेसबुक चैनल है, इसमें हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जो कॉरपोरेट जगत का एक बहुत नामचीन चेहरा है। और अब ये उससे पहले सेतु आयोग के उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि इनका जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो भी धीरे धीरे जाग रहा है। तो ये कौन है, क्या है, मैं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज श्रीमान राजशेखर जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए मैं आपके बारे में परिचय लेना चाहूँगा। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? धन्यवाद। मुझे इस इंटरव्यू में अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मूल निवास और मेरा जन्म जो है वो देवीधुरा के पास एक गांव किमाड़ में हुआ है, रीठा खाल के पास। और जन्म के बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर में, उसके बाद नैनीताल में हुई जहाँ मेरे पिताजी संस्कृत विभाग में प्रोफेसर थे। और उसके बाद वहीं से मैंने आईआईटी जो है रुड़की से मेरा एडमिशन हुआ। नैनीताल से ही मैंने एक पहाड़ी परिवार और पहाड़ी समाज से आईआईटी में मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मैंने किया। देश विदेश में कई वर्ष तक जो है देश के अनेक कोनों में, कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, इसके अलावा यूके, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया, कई पदों पर कार्य किया। और जिसमें बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप आदि हैं। और बिरला ग्रुप में मैं उनका पूरे ग्लोबल हेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है एआई में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। केंद्र सरकार में मैंने भूमिका निभाई, कैबिनेट की टेक्नोलॉजी सलाहकार समिति का मैं सदस्य रहा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में शिक्षा में टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होना चाहिए उसके ऊपर भी मेरा जो फोकस ग्रुप था उसका मैं सदस्य था। और जैसे आपने कहा, 2 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। हमने उस चीज़ में काफ़ी काम किए और उसके कार्यकाल के बाद हमने कई काम किए। और कार्यकाल के बाद मुझे बड़ा स्पष्ट हुआ कि अगर हमको उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारी रोजगार की समस्या है पहाड़ों में, इसके अलावा कृषि की बहुत बड़ी समस्या है, इन सब समस्याओं को अगर हमें समाधान करना है तो इसके लिए मुझे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में पदार्पण करना ही होगा। और जैसा आपने कहा कि इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूँ। तो सर, जो एक कॉरपोरेट जगत में आपने जो लंबा समय इन्वेस्ट किया, आपने बिताया, उसके बाद पॉलिटिकल जो आपका जीवन अब स्टार्ट होने जा रहा है कह सकते हैं, वो उसमें क्या चैलेंजेस देखते हैं सबसे पहले आप उत्तराखंड के लिए? देखिए, एक तरीके से पॉलिटिकल लाइफ से तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत पहले से रहा है, क्योंकि ये जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का, जो सेतु आयोग का उत्तराखंड में दायित्व है, वो एक राजनीतिक दायित्व है। और अब ये कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति में जो मैं आया हूँ, और उसके पीछे मेरा बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है। क्योंकि मेरी दृष्टि में राजनीति जो है वो एक उद्देश्य से, एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य से प्रेरित नहीं है तो फिर आप उसमें सफल भी नहीं हो सकते। और मेरा बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है। मैंने अपनी काफ़ी बड़ी एक नौकरी छोड़ी और मेरा कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं था। मैंने तो उसको काम करते हुए उसको अपनी स्वेच्छा से छोड़ा, क्योंकि मेरे मन में बड़ी अदम्य इच्छा थी कि मैं अपने प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए सार्थक कार्य करूं। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने किया ही है, कई कार्य हमने किया कर पाए। और अब राजनीतिक जीवन में मेरा उद्देश्य यही है कि हम इन समस्याओं को दूर कर सकें। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, मैं समझता हूँ कि हमको इन चीज़ों को कई स्तर पर सोचना होगा। एक तो जो उत्तराखंड राज्य के सामने चुनौतियाँ हैं, जिन लक्ष्यों से उत्तराखंड की स्थापना आज से 26 वर्ष पहले हुई, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। और कोई कहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पूरे हो गए हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। आज भी हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र की भावना से उत्तराखंड की स्थापना हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और जहाँ तक मैं चुनौती की बात समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी लोगों से मिला हूँ, मैं गांव-गांव में जाके मिला हूँ, मैं अपने पूरे क्षेत्र में। और क्योंकि इस राजनीतिक यात्रा में अगर शुरू करना है तो मेरे लिए बड़ा स्वाभाविक था कि मैं अपने गृह क्षेत्र से इसको प्रारंभ करूँ। क्योंकि आदमी जब कोई भी नया कार्य शुरू करता है तो अपने घर से आशीर्वाद पाने का प्रयास करता है। और हमारी जो कुलदेवी हैं माँ वाराही, उनका जो मंदिर है देवीधुरा में, मैं उनका जो है एक तरीके से हम लोग हमारी कुलदेवी हैं, उनका आशीर्वाद रहा है। तो इसलिए लोहाघाट देवीधुरा क्षेत्र में ही मैंने अपनी
राजनीतिक पार्टी जो अपनी मेरी जो एक करियर है या जो मेरे कार्य हैं पूर्ण रूप से मैंने प्रारंभ किया है, तो यहाँ पर मैं गांव-गांव में लोगों से मिला हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक अलग एक जो है एक रिसेप्टिवनेस जिसको कहते हैं, और एक अलग समर्थन और एक अलग जो है सबकी इच्छा है कि एक कोई योग्य, अनुभवी और जिनको राजनीति का भी अनुभव हो, जिनको राज्य का भी अनुभव हो और जो प्रदेश के लिए सार्थक काम कर सके, ऐसे लोगों का बहुत उत्साह से स्वागत जो है करने को जनता तैयार है। तो मुझे तो अगर चुनौती की बात कहें तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता इसके लिए पूरी तरह तैयार है, विशेषकर क्षेत्र की जनता, क्योंकि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत, तो उनके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है इसमें। तो सर जैसे लोहाघाट की राजनीति की हम लोग बात करें, खासकर विधानसभा जहाँ आप अभी एक्टिव हैं, तो यहाँ तो अगर देखा जाए तो सिर्फ दो मेन ऐसे दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, जिनका ग्राउंड लेवल तक लोग जिनको पहचानते हैं या जिनकी रीति और नीति से परिचित हैं। तो क्या आपका भविष्य इन्हीं दो राजनीतिक पार्टियों के इर्द गिर्द घूमेगा या किस प्रकार का आपका आगे रहने वाला है? कौन सी पार्टी को आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे ज्वाइन करने के लिए एज अ पॉलिटिकल इंटेंशन? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीति आयोग के योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मेरा दायित्व रहा, और एक तरीके से मैं जो है बचपन से भी राष्ट्रवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वो तो हमारे एक तरीके से संस्कृति है। और रही जहाँ तक पार्टी की बात, मैं समझता हूँ कि पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी जनता की समस्याएं क्या हैं, उनकी आशाएं क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, क्योंकि कोई भी दल, वही दल सफल हो सकता है जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। तो मुझे लगता है कि भाजपा होनी चाहिए या कांग्रेस होनी चाहिए, ये बड़ा आपस में वैसे बड़ा अच्छा चर्चा का, रोचक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम जनप्रतिनिधि का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को जो हम समझने का, उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो अगर उस क्षेत्र से, उस दृष्टि से हम देखें तो विशेषकर लोहाघाट विधानसभा में मैं तो कहूँगा कि इसमें इतनी सुंदरता भी है और बहुत चुनौतियाँ भी हैं। सुंदरता इसलिए है क्योंकि ये विविधताओं से भरी हुई बड़ी विधानसभा है, 430 से ऊपर इसमें ग्राम है और बड़ी फैली हुई है। बाराकोट से लेकर अगर गागर या उसके आगे तक हम देखें तो 3.5 घंटे तो गाड़ी से ही चलने में लग जाते हैं, उससे ऊपर ही। तो इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ लोहाघाट जैसा एक व्यावसायिक केंद्र है जिसके अंदर अपार संभावनाएं है, मुझे लगता है कि लोहाघाट का जितना विकास हो सकता था वो नहीं हुआ। उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, उसमें कोई नए जो है एक तरीके से टूरिज़्म या आदि की जो पोटेंशियल है वो नहीं बढ़ा। अभी भी मैंने उसके मास्टर प्लान को देखा है, उसमें बहुत कमियां हैं, और मुझे लगता है कि वो एक टेक्निकल जैसा मास्टर प्लान है और उसके अंदर एक कल्पनाशीलता, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो नहीं है। पार्टी जैसा हमारे पास एक केंद्र है जो कि साहित्य और संगीत और शिक्षा का केंद्र है। मैं पार्टी के गांव में जाता हूं तो वहां से कई लोग जो है एक प्रबुद्ध एक बात करते हैं, लाइब्रेरी की बात करते हैं, या खेती खान जिसके नाम में खेती के खान है, या फिर देवीधुरा जो अध्यात्म का केंद्र है। तो हमारे पास इतनी विविधताओं से भरी हुई विधानसभा है और इसके अतिरिक्त इतनी चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। आप जो है पार्टी के गांव में जाइए, इससे चालसी पट्टी के और कई गांव में, बाराकोट में, दरबी भी, तो गांव में जो है एक तरीके से शिक्षा लगभग ठपी है। और मुझे इस बात को कहने में कोई जो है संकोच नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था गाँवों में या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था विशेषकर हमारे गाँव में, मैंने एक एनालिसिस भी किया था देवीधुरा के आसपास का, तो उसमें ये था कि उसमें 30% 20 जनता ऐसी है जिसके पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 20 किलोमीटर से ऊपर जाना पड़ता है। तो इस तरह के यानी कई आंकड़े हैं। या फिर 25-85% घर में मवेशी है, लेकिन मुश्किल से जो है 10% ही ऐसे हैं जो उसका दूध बेच पाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि चाहे वो हमारा शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, बहुत अधिक जो है सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। या पार्टी या खेती खान के जो हमारे पीएचसी और सीएचसी हैं, उनकी बहुत हालत ख़राब है। और इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। अगर कोई कहेगा कि बहुत विकास की गंगा बह रही है और प्रदेश में जो विशेषकर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार ने बहुत काम किया है, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं, विकास की भी कई बातें हुई हैं, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमारा जो जिला है, ये मुख्यमंत्री जी का जिला, इसको हम लोग कहते हैं कि चंपावत जिला से मुख्यमंत्री जी चुन करके आते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा
वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में उतना पॉसिबल नहीं रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गए हैं चुनाव को और वो दोबारा चुनाव में आएंगे। तो क्या वो 5 साल इन क्षेत्रों में कोई काम ही नहीं हुआ, या इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर ये कहा कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल हो, ये व्यक्ति और दलों से हमको ऊपर उठना है कि व्यक्ति के कार्यकाल में क्या हुआ। क्योंकि मेरी दृष्टि कभी भी इसमें नहीं रहती कि हम किसी की प्रशंसा करें या आलोचना करें। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मेरी दृष्टि में हमारे यहाँ शिक्षा की बड़ी गंभीर समस्या है, स्वास्थ्य की बहुत गंभीर समस्या है गाँव में, कृषि की बहुत गंभीर समस्या है। मैं तो कई गाँव में था, परसों ही मैं 5 गाँवों में था और कल भी मैं गया काफ़ी गाँवों में। तो सब जगह पर कृषि जो है जंगली जानवरों की समस्या से ठप है, या फिर जो है अगर लोग उगा भी लेते हैं तो उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता, बिचौलियों पर निर्भर है, मंडी में जाते हैं तो दाम बदल जाते हैं। और कृषि आधारित हमारा ये पूरा क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त जो है सड़कों की बहुत जगह पर, कई जगह पर समस्या है कि यहाँ पर हमारी सड़कें ठीक नहीं हैं। तो हमें लगता है कि या परिवहन की जो समस्या है, जैसे आज ही मैं अपनी टीम के साथ था, तो लोगों ने कहा कि जो है सर अगर कुछ लोगों को आना है तो टैक्सी से आना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या बसें हैं हमारे यहाँ कैसी चल रही हैं? तो पता चला कि हमारे यहाँ बसें लगभग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे के पूरे हल्द्वानी चंपावत के बीच में मुश्किल से 1 या 2 या शायद नहीं बसें चलती हैं। तो ये मेरी दृष्टि में ये समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनके कार्यकाल में हुआ या नहीं हुआ वो एक विवेचना का विषय है। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात मेरी दृष्टि में ये है कि हमारी समस्याएं क्या हैं और उनको दूर करने के लिए हमारे विचार क्या हैं। तो मैं तो मेरे इस दृष्टि में अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि प्रदेश का मेरे नीति आयोग का मेरा दायित्व रहा, तो इस सब को लेके मेरे बड़े स्पष्ट विचार हैं कि हमारे को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए। जैसे मेरी दृष्टि में हमारे जो छोटे छोटे सरकारी विद्यालय हैं, जब हमारा बना था तो 15 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में थे। आज 8-9 लाख भी नहीं रह गए हैं उसके अंदर। ये नंबर घटता जा रहा है। और कई जगह पर हमारा रीठा खाल, जैसे मेरा जो पोस्ट ऑफिस जो वहाँ पर केंद्र है हमारे गृह क्षेत्र के पास, वहाँ 7 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं। 12 कोट का इंटर कॉलेज है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, इतनी बढ़िया सुविधा है, और वहाँ पे सारे प्रवक्ताओं का अचानक ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं इस दृष्टि से कभी नहीं देखता कि जो है क्योंकि मेरा हमेशा स्वभाव रहा है समाधान की तरफ को देखने को। समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, वो कौन दल है, कार्यकाल में हुआ या नहीं हुआ, तो क्या है, ये सब बड़े कठिन राय जो है अलग तरह की बातें हैं। मुझे लगता है कि हमें फोकस रखना है कि, और विशेषकर चुनावों का फोकस वही होना चाहिए। चुनाव में आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्तियों को चुनें जिनके अंदर विजन हो, सोच हो, जो जो क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। और जो विशेष बात ये है, कोई वार्ड का चुनाव नहीं है ये कि आपको सफाई हुई या नहीं हुई, विधानसभा का चुनाव है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर चुने हुए लोग प्रदेश के स्तर पर नीतियाँ बनाने में उनका योगदान रहे। तो लोगों को ये देखना है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो सर, चुनाव में तो जैसे डाउन लेवल तक का एक टीम होती है जो काम करती है और तब जाकर नतीजे अपने पक्ष में आते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसी टीम अभी मौजूद है जो आपको पंचेसर में भी पहचानती है, बाराकोट के लास्ट ब्लॉक में भी पहचानती है, या पूरे विधानसभा में क्या अभी आपकी ऐसी टीम एक्टिव है जो अभी जो वर्तमान में चाहे भाजपा है या कांग्रेस है उनके जो लीडर्स हैं उनको टक्कर दे सके? देखिए, ऐसा है कि अभी चुनाव में समय है, मुझे लगता है, और ये एक प्रक्रिया है। और लोगों से मिलना, उनकी बातों को समझना और एक एक तंत्र का ऐसा निर्माण करना। आपका कहना क्या है कि अगर चुनाव में आपको सफलता पानी है तो ऐसा तंत्र होना चाहिए जो तंत्र पूरे जो क्षेत्र के कोनों कोने में हो। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है और कई जगह पर हमारा कार्य हो रहा है। और बाकी तो देखिए एक प्रक्रिया है। अब लोग जो है, अब हम चाहे अभी हम लोगों से मिल रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो जीत जाते हैं फिर 4 साल तक उनकी शक्ल भी तक भी लोग नहीं देखते। तो आपको कैसे लोग चुनने हैं? तो ये तो मैं तो अभी लोगों से मिलता रहूँगा, हर एक क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं हर जगह लोगों से मिल रहा हूँ और उनसे अपना परिचय कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है ये सफलता की तरफ ही जाएगी। और सर, लोहाघाट विधानसभा की अगर बात करें तो कई सारी समस्याएं हैं यहाँ। एज अ स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य का यहाँ जैसा विकास होना चाहिए था इतने सालों में अब तक नहीं हुआ है। तो इसको सुधारने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं ऐसी, अगर आप भविष्य में चुन करके आते हैं तो क्या बदलाव आप लोहाघाट के स्वास्थ्य सेवा में लाएंगे?
देखिए, मेरी दृष्टि में अगर लोहाघाट के क्षेत्र को देखें, और बात एक विशेष क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं की नहीं है। विधानसभा का अर्थ है कि आप प्रदेश के लिए जो है आप क्या नीति होनी चाहिए, क्योंकि जो समस्या लोहाघाट में है वही समस्या डीडीहाट में है, वही समस्या जो है आपके पौड़ी में है, वही टेहरी में है, वही चमोली में है। तो ये तो पूरे पहाड़ का क्या स्वास्थ्य के नेटवर्क होना चाहिए, उस पर हमको देखना है। और उसको देखे बिना हम किसी एक क्षेत्र की नहीं कर सकते। अब आप लोगों से कहेंगे कि यहाँ पर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, शोर मचता है, तो 2-4 डॉक्टर आ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। यही तो होता है। जो है कई जगह पर प्रदेश में पहाड़ों में लोगों ने कहा कि हमको स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, आंदोलन हुए, लोग सड़कों पे गए, तो वहाँ उनका कि भाई इसको हॉस्पिटल को अपग्रेड करके और हायर बना दो, कुछ डॉक्टर वहाँ भेज दो। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान इसमें नहीं है। अगर हमको प्रदेश की स्वास्थ्य समस्याओं को सुधारना है, जिससे लोहाघाट की भी स्वास्थ्य समस्या सुधरे, उसके लिए हमको नया मॉडल एक लाना होगा। उस मॉडल के अंदर हमको टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग करना चाहिए, बड़े स्तर पर टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है डायग्नोस्टिक्स, आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी आधारित डायग्नोस्टिक्स विदेश के रिमोट जिलों में हो रही है, वो यहाँ होगी और इसको हम करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमको कंसोलिडेट हॉस्पिटल ऐसे हैं कि कई हॉस्पिटल के बजाय चाहे एक बड़े हॉस्पिटल बने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड हो, तो वो भी बहुत आवश्यक है कि और ऐसा मोड बने। हमारे जो अधिकतर पीपीपी मॉडल्स हैं उनमें वो कमजोरी है बहुत, वो इतने कम वो, और इसी वजह से हमारे कई पीपी मॉडल चले नहीं या फिर अच्छे लोग आए नहीं। मैं जब नीति आयोग का उपाध्यक्ष था तो मेरी कई वार्ताएं हुई। देश के कई बड़ी हॉस्पिटल चेन ने इसमें रुचि दिखाई कि वो उत्तराखंड में प्राइवेट मॉडल में बड़े स्तर पर हॉस्पिटल खोल सकते हैं या खोलना चाहते हैं, उनका अगर पीपीपी मॉडल ठीक हुए तो। इसके ऊपर चर्चा भी हुई, लेकिन कई चीज़ें जो हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमें बात सिर्फ लोहाघाट की नहीं है। मैं तो ये कह दूंगा कि आप दो और हम कुछ और डॉक्टर ले आएंगे, मैं कुछ किसी को चिट्ठी लिखूंगा, कुछ प्रार्थना भेजूंगा, किसी से स्वीकृति ले आऊँगा, ये जो हमारा कल्चर है ना, यही बेकार कल्चर है। हमारे यहाँ आधे लोग तो इसी में रहते हैं कि हम केंद्र की स्वीकृति ले आए, राज्य की स्वीकृति ले आए, और हम बस चिट्ठी ले दें और फिर चिट्ठी से स्वीकृति का इंतजार करते रहे। क्यों? हमें अपनी नीतियाँ ही हमें ऐसे बनानी होंगी। समस्या कोई इस समाधान इसमें नहीं है कि हम जो है कहीं से कुछ स्वीकृत करा लाए, या मैंने कुछ जो है वो डॉक्टर ले आए यहाँ पर और उसकी वाहवाही मैंने लूट ली। नहीं, हमें विधान का अर्थ यह है कि हमें विधान ऐसा प्रदेश में हमें ऐसी नीति लानी होगी कि पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधरें। जैसे मैंने कहा, सही पीपीपी मॉडल, इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल का कंसोलिडेशन, टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर यूज़। मैंने तो जब 10 बेड आईसीयू का भी कंसेप्ट था, मैंने आईसीयू का बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, तो स्वास्थ्य विभाग में अफसरों ने कहा कि अरे इसकी तो है वहाँ से अपने वो स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ का अप्रूवल नहीं है। अरे भाई, देश के 15 राज्यों में चल रहा है, तो वहाँ क्या बिना अप्रूवल के चल रहा है? तो वो नवाचार हमको लाना होगा, टेस्टिंग यूज़ की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। या हमारे जो आयुष केंद्र हैं, जैसे मैंने एक आयुष केंद्र देखा, इतना बढ़िया आयुष केंद्र है, लेकिन वहाँ मरीज नहीं जाते हैं, क्योंकि मरीज को ज़रूरत है मरहम पट्टी की, जब उससे ज़रूरत पड़े। अब वो आयुष के केंद्र में तो मरहम पट्टी होती नहीं है। तो हमारे जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य केंद्र बने। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर अपनी स्वास्थ्य की नीति बनानी होगी, तभी हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार सकेंगे, चाहे वो प्रदेश के अन्य क्षेत्र हो, चाहे लोहाघाट हो। तो ये तो रही सर बात स्वास्थ्य की। उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण है जिसमें उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है, वो है पर्यटन सर। हमारा लोहाघाट विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अब भी मतलब पर्यटकों से दूर हैं। अगर हम लोग पर्यटकों की बात करें तो काठगोदाम हल्द्वानी होते हुए उस वाली बेल्ट में तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ उतना पर्यटक नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। हमारे पास पंचेश्वर मौजूद है जहाँ की वर्ल्ड फेमस महासीर मछली है, अद्वैत आश्रम लोहाघाट में मौजूद है, और पूर्णागिरी है एक महत्वपूर्ण, लेकिन उतना पर्यटक ऑल ओवर इंडिया से इस क्षेत्र में नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होंगी भविष्य में? देखिए, पर्यटन की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा उत्तराखंड की दृष्टि से भी कहूँगा कि हमें पर्यटन में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो अधिकतर पर्यटन है वो एक तरीके से धार्मिक पर्यटन है, और वो जिले के अगर हम देखें तो 2 जगह पर ज़्यादा केंद्रित है, हरिद्वार के आसपास, चार धाम में, और कैंची के आसपास। बाकी हमारे पास पर्यटन बहुत कम है, और ये भी धार्मिक पर्यटन है। और कहीं पर हमारे कुछ रिसोर्ट्स बने हुए हैं जो बड़े हाई एंड रिसोर्ट्स हैं, बड़े देश के महंगे महंगे रिसोर्ट्स भी यहाँ पर हैं, आयुर्वेद के रिसोर्ट्स भी हैं। तो हमें जो है अपनी पर्यटन नीति को समग्र देखना होगा। आज उत्तराखंड में पर्यटन की जो संभावना है, हमने उत्तराखंड स्तर पर भी अभी उन पर संभावनाओं को नहीं छुआ है। तो एक तो ये बात होगी, हमको नए सर्किट्स को डेवलप करना होगा, जिसमें लोहाघाट का भी सर्किट है। इतना सुंदर स्थल है लोहाघाट, तो मुझे लगता है कि हमको पूरी नीति के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मैं कभी भी एक क्षेत्र लेके ही नहीं कह सकता।
लेकिन जहाँ तक हम क्षेत्र की भी बात को हम करें, तो मेरी दृष्टि में लोहा घाट की एक एक ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। पूरे उत्तराखंड टूरिज़्म की ब्रांडिंग ज़रूरी है। आज उत्तराखंड टूरिज़्म, कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये रिलीजियस टूरिज़्म है या आपके लेजर टूरिज़्म है या फिर जो है हमारे पास वेलनेस टूरिज़्म है। तो ये क्लियर स्ट्रेटजी की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर सर्किट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मेरी दृष्टि में तो यहाँ पर एक तरह से एयर कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे पास, ताकि टूरिज़्म आए, जैसे हमने उत्तराखंड का भी एनालिसिस किया था, हमारे यहाँ 1.5 दिन से ज़्यादा एवरेज टूरिज़्म स्टे ही है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास टूरिस्ट आता है या मंदिर के क्षेत्र में भी आता है, तो उसके बाद अधिकतर जगह पर वो बाहर जाता है, वह मोमो चाउमीन के अलावा कुछ ज़्यादा उसको मिलता नहीं है जो है। तो हमको वहाँ एडवेंचर के जो हमको ऐसा देखना होगा कि हम एक पूरे बाकी प्रोडक्ट्स भी डेवलप करें। एडवेंचर टूरिज़्म हो, और या इसके अतिरिक्त जो हमारी, जैसे लोहाघाट में कहें तो जो हमारी झील है, कोलिडक झील, इतनी बढ़िया झील है, उसकी उसकी जो टूरिज़्म कैपेसिटी है पर डे की बहुत अधिक है, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो उसकी प्रमोशन करने की आवश्यकता है, उसकी ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है, उस पर यहाँ तक आने के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। आज अगर एक सोफिस्टिकेटेड टूरिस्ट आएगा तो लोहाघाट कैसे आएगा? कितनी दूर हमारी एयर कनेक्टिविटी है आज? तो एयर कनेक्टिविटी है, या फिर हमारे पास जो है किस तरीके से एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, तो उसको भी, इन सब चीज़ों को मुझे लगता है देखना होगा। इसके अलावा लोहाघाट में मैं मास्टर प्लान भी पढ़ रहा था, हमारे जो अधिकतर टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा रुकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेइंग फैसिलिटी है ही नहीं। यहाँ पर ज़्यादा होटल्स नहीं हैं जो अच्छे होटल्स हों, कुछ हैं अच्छे होटल्स हैं, लेकिन अधिकतर नहीं है। तो आदमी टूरिस्ट आएगा भी तो स्टे कितने के लिए, कितने उसके पास ऑप्शंस हैं? कम ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा। अब मुझे लगता है लोहाघाट की दृष्टि से ही हम क्यों देखें, हम पूरे क्षेत्र को देखें। देवीधुरा है, इतना बड़ा, हम लोग इतने समय से कह रहे हैं कि उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बनाएंगे, लेकिन देवीधुरा की जितनी अप्रोच रोड्स हैं वो पूरी की पूरी गड्ढे से भरी हुई हैं। तो ऐसे में कहाँ, मेरे तो एक बहुत इंटरनेशनल गेस्ट आए थे वहाँ पर, जो हमारा बहुत वहाँ कंट्रीब्यूट भी करते हैं और बहुत मंदिर को भी देते हैं। इस बार वो आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उस रूम में, हल्द्वानी से आए, वो सड़क में उनकी बैक में पेन हो गया। तो हमको जो है देवीधुरा का एरिया है, उसकी अपनी चार्म है। लोहाघाट का, तो हमको लगता है कि कुछ हमें सर्किट्स ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अभी आपने मास्टर प्लान का जिक्र किया। अभी हाल में प्रशासन चाह रहा है कि लोहाघाट का एक मास्टर प्लान विकसित हो, लेकिन लोहाघाट के जो आसपास के गांव हैं, चाहे बात पाटन की जाए, सुई की जाए, इधर कलीगांव है, चौड़ी है, या लोहाघाट के कई सारे लोग भी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरफ से तो प्रशासन चाह रहा है कि मास्टर प्लान के हिसाब से योजनाएं बढ़ें, वहीं लेकिन आमतौर पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या प्रशासन ने मास्टर प्लान को सही प्रकार से नहीं समझा है, लोग नहीं समझे, या लोगों में असमझ है इसमें? देखिए, कई चीज़ें हैं। एक तो लोहाघाट की जो मैं मास्टर प्लान पढ़ रहा था, 2022-23 से उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, और आज 26 में जाके हमने 3 साल बाद वो एक प्लान दी। उसकी जो अधिकतर आंकड़े हैं वो 2011 के आधारित हैं। अब मुझे तो, मेरे दृष्टि में तो सबसे बड़ा मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब सेंसस होने वाला है हमारा 1 साल के अंदर, सारे आंकड़े आपके उलट-फेर होंगे। आपको सही आंकड़े तब मिलेंगे। तो जब 3 साल हम वेट किए हैं, तो इसको जो है, हमारे जिन आंकड़ों पर आधारित है वो सारे आंकड़े 1 साल में बदलने वाले हैं। तो एक तो ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है। दूसरा, उसके अंदर अजम्पशंस भी सही नहीं है। उसमें उन्होंने जो जनसंख्या का अजम्पशन रखा है कि आज की तारीख में कि लोहाघाट की जो सिटी की 7 या 8 हज़ार रखी है, और उसमें पाटन गांव को जोड़ के 14-15 हज़ार के आसपास जनसंख्या उन्होंने बनाई है, और उसको 3 फार्मूला लगा के 41 हज़ार तक बनाया है कि 2041 तक वो 40 हज़ार के आसपास होगी। ये अजम्पशन ही अपने आप में रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी एक, इस मास्टर प्लान को बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, नज़ूल की समस्या, उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फंडामेंटल राइट्स। हम उन प्रॉपर्टी राइट्स को क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। उस तो हमें अपनी जो ये बड़ी समस्याएं हैं ना, यहीं पर प्रशासनिक और एक राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, जो इन समस्याओं को सॉल्व करे। ये नहीं कि उनको आगे ही हम जो है भेजते चले जाएं। आपके प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी इज नॉट एन एसेट विच यू कैन यूटिलाइज। तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं उस पर और विवेचना कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में उस मास्टर प्लान में काफ़ी गैप्स हैं, और इसके अतिरिक्त जो है, अगर हमारा सेंसस अभी होने ही वाला है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने सेंसस रिजल्ट्स को भी और उसके अजम्पशंस को या तो बहुत क्लियरली करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में बहुत एरोनियस अजम्पशंस हैं। इसके साथ साथ एक लोहाघाट विधानसभा का एक और मुद्दा है, वो है यहाँ का पानी, यानी कि जो जल संकट है। लोहाघाट मूलतः नगर की बात करें
या ग्रामीण क्षेत्रों में एक योजना भी आई थी हर घर नल वाली, वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है केंद्र सरकार की। तो इसके लिए आपके क्या प्लान है, क्योंकि हमारे बगल में ही सरयू लिफ्ट की बातें कई सालों से होते आ रही हैं, लेकिन अभी तक वो धरातल पर न पहुंच पाना, और इसमें आपके क्या प्लान्स रहेंगे आगे? देखिए, पानी की समस्या लोहाघाट में तो है, स्थानीय कारण है, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या है। गर्मी में या कहीं पर पानी की कमी हो रही है और ये समस्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमारे पानी के स्रोत सूख रहे हैं और उन स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी कोई ठोस प्लान इस वक्त हमें बनाने की है नहीं, बनाने की आवश्यकता है। हमने एक एजेंसी बनाई है सारा, वो कुछ काम कर रही है ज़रूर, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि ज़रूर एक प्रशंसा की बात है, लेकिन वो कितना काम कर रही है, कितने फोकस से और कितने लक्ष्य से, वो सब देखने की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की जो बड़ी फंडामेंटल समस्या है, ये पानी का जो अवेलेबिलिटी है, उसके लिए पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हमें एक ठोस वॉर लेवल पर हमको प्लान बनाने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त जो है, जैसे कुछ गाँवों में नवाचार हुआ है, मैं तोली गाँव में था, तो उन्होंने ऊपर से ग्रेविटी से पानी लेके पाइप के जरिए वो गाँव में जगह जगह पर दे रखा, लेकिन हर जगह ऐसी सुविधा नहीं है जो है। तो मुझे लगता है कि वाटर सोर्सेस का वो ठीक करना, हमें उनको पुनर्जीवित करना हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये इसी सब में इन समस्याओं का, या फिर जो है लेक का भी वाटर है, उसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये तो मुझे लगता है बृहत है समस्या, ये कोई एकमात्र लिमिटेड नहीं है। इसके साथ साथ उत्तराखंड जैसा कि पर्वतीय भाग बहुत अधिक है, और उसमें भी जंगलों का यहाँ बहुत अहम रोल रहता है। तो विकास और विनाश एक ये साथ साथ चलने वाले कॉन्सेप्ट हैं। अगर विकास होता है तो विनाश की भी संभावना रहती है। फिर हम एक शब्द भी सुनते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि एज अ चंपावत या पूरे उत्तराखंड में अभी जो डेवलपमेंट के नाम पर विनाश हो रहा है? अभी आपने देहरादून की भी एक न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पेड़ों के लिए रोड कट रही थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा विरोध, और उस पर सरकार ने भी रोल बैक किया था। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से विकास प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए उत्तराखंड के लिए, जो अभी जिसको कुछ ही साल में लगभग गढ़ बनाए हुए हैं? देखिए, दुर्भाग्य यही है कि हम विकास को विनाश के साथ जोड़ सकते हैं आजकल। ये विडंबना है कि विकास और ये विनाश, कि जो हम एक साथ लेते हैं कि विकास कर तो विनाश जैसा हो जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और इसके लिए आप विश्व के कई राष्ट्रों को देखें, हमसे और भी पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी प्रदेश हैं, स्विट्ज़रलैंड पूरा हिल्स का कंट्री है, तो वहाँ का विकास का तो कोई विनाश तो नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि हमें जो डेवलपमेंट करना है, पहले हमें अपने हिल के लिए डेवलपमेंटल मॉडल सही बनाना होगा। हमारे हिल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगा कि हमारे जो, मैं कुछ दिन पहले का जैसे एक बड़ा एक इंटरव्यू भी था केदारनाथ में, तो लोगों ने कहा इतना विकास हुआ, तो लोगों ने कहा हमको क्या मिला? तो विकास तो वही है जो स्थानीय जनता की दृष्टि से बने, हमारे गांव की दृष्टि से हो। इसका अर्थ है कि पहले हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको उनको जो है एक रोजगार का साधन, कृषि, क्योंकि कृषि आधारित आधारित समाज है हमारा, तो इन सबको एक बड़े फोकस देने की ज़रूरत है। विकास का अर्थ ये नहीं है कि हमने सड़कें बना दी, हमने जो है, और हमको ये भी देखना है कि हमारी सड़कें जो हैं बने तो उतनी बने जो हमें आवश्यक है। पहाड़ में अगर आप हर जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते जाएंगे तो उससे तो, क्योंकि हमारे यंग माउंटेन्स हैं, ब्लास्टिंग करेंगे आप, पहाड़ जो है उससे कमज़ोर हो जाते हैं, और लैंडस्लाइड्स की जो है संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो दुर्भाग्य यह है कि हमने विकास को विनाश की तरह वो कर लिया। अगर हम देखें, जैसे टूरिज़्म है, मेरी दृष्टि में तो हमारा टूरिज़्म बहुत लॉपसाइडेड टूरिज़्म है। हमारे पास जो है, जैसे मैंने कहा कि चारधाम क्षेत्र में इतने बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर उसकी कैपेसिटी नहीं है, जहाँ पर इस बार तो लड़ाई झगड़े भी बहुत हो गए ना, उनके लिए सुविधाएं हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पर टूरिज़्म को रेगुलेट करना पड़ेगा। इन पर कोर्ट्स ने भी कहा है कि कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस प्रॉपरली होना चाहिए। तो जहाँ पर अत्यधिक टूरिस्ट हैं, मुझे लगता है उसको स्ट्रांगली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हमें नहीं चाहिए टूरिस्ट, हमें वो टूरिस्ट नहीं चाहिए जो हमारी प्रकृति का सम्मान ना करें, हमारे लड़ाई झगड़ा हो, हमारी संस्कृति का सम्मान ना करें। तो वहाँ पर वो रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हम किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस का होना पूरा ज़रूरी है। जो धराली का हमारा जो पूरा वहाँ पर जो पिछले साल पूरा का पूरा जो नदी किनारे बना हुआ कस्बा पूरा समा गया, वो यही कारण है कि हमने जो है अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन कर रखा है। सीमेंट कंस्ट्रक्शन कम से कम होना चाहिए। मेरी दृष्टि में हमें सीमेंट कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा इनकरेज नहीं करके अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ को
चाहे वो लकड़ी के घर हों, मिट्टी के घर हों। जब मैं नीति आयोग में था तो मुझे कई बड़ी सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अप्रोच किया कि आप अगर अपने यहाँ लकड़ी और मिट्टी के जो है घर बनाना चाहें तो हम इसके लिए टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने वन की बात कही, वन में हमने एक स्टडी भी कराने का वो हमारा पूरा जो है एक हमारा एजेंडा था कि हमारी जो वन पर आधारित अर्थव्यवस्था है उसको सुधार, उसमें एक परिवर्तन लाना ज़रूरी है। पहले देखिए, अगर समाज अगर वन पर आधारित नहीं होगा, जो हमारी वन पंचायत का भी कॉन्सेप्ट है, हमने वन पंचायत की नियमावली बनाई थी, आशा है कि वो चीज़ें लागू होगी ताकि लोग स्थानीय हैं वो वन के जो प्रोड्यूस हैं उसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी हम सस्टेनेबल लेवल पर ला सकते हैं। आज स्थिति यह है कि पेड़ हमारा कटता है और हमारी टेबल जो है वो सहारनपुर से बन के आती है। क्यों? वैल्यू कैप्चरिंग तो यहीं पर होनी चाहिए। तो वन के आधारित सस्टेनेबल जो है कि वन के प्रोड्यूस को वहाँ की जो जनता है या फिर पेड़ों को भी काटना है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स है पेड़। तो इस तरह की जो हमें पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी है कि हम वन आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बनाएं ताकि समाज उस पर डिपेंडेंट रहे। जो वनाग्नि भी होती है उसका भी कारण यही है कि जब लोगों का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उनको कोई बेनिफिट ही नहीं है फॉरेस्ट से, तो जल रहा है नहीं जल रहा है तो लोगों को चिंता नहीं है। तो जहाँ पर अगर लोग आधारित होंगे वन पर, अगर वहाँ का जो गांव है उसको वन के प्रोड्यूस को यूज़ करने की और अधिक उसको नियम होंगे कि वो उसको यूज़ कर सके, तो उनको बचाने का भी प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है ये विकास के मॉडल की बात है, विकास और विनाश की बात नहीं है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर हमारा जो जो विकास हो वो ये मान के हो कि हमारे व्यक्ति को क्या विकास मिल रहा है, क्या उसको शिक्षा मिल रही है, क्या उसको जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। अगर वो तो मिल नहीं रही तो हम विकास किस बात का कर रहे हैं? तो ये बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो है पहाड़ में हमको वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। पूरे जो हमारे म्यूनिसिपल एरियाज़ का वेस्ट है, करीबन 2100 टन पर डे का प्रोड्यूस है उत्तराखंड में, ओनली 43-45% हम कलेक्ट करते हैं। उससे ज़्यादा हम कलेक्ट भी नहीं करते, वो वेस्ट हो जाता है पूरा। तो अगर उसके आधार पर अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट करें और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इत्यादि चीज़ों को करें तो पर्यावरण भी हमारा ठीक रहेगा और रोज़गार भी क्रिएट होगा। या डेयरी सेक्टर है, उसके ऊपर हमने एनडीडीबी के साथ मिलकर बहुत बड़ी प्लान दी थी, मिशन दुग्ध गंगा के नाम से। तो मेरी जानकारी में उसको अभी स्वीकार भी किया गया। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को, कृषि आधारित, पशुपालन आधारित, कृषि भी है, हमारी उत्तराखंड की कृषि में बहुत संभावनाएं हैं। और आज लोगों को लगता है कि कृषि हमारी बहुत नीचे जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हमारे लोगों में काम करने की इच्छा है और जब तक हमारी ज़मीन में उर्वरा शक्ति है, हमारी कृषि नीचे नहीं जा सकती। लेकिन आवश्यकता क्या है? मैं तो गांव-गांव घूमता हूँ, लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है कि हमको क्या उगाएं, यहाँ पर किस तरह के हम बीज लाएं, किस तरह का जो है हमारी फसल सुरक्षित रहे, हमारे किस तरह की जैविक खाद हमारी हो, हमारी फसल को कोई मार्केट मिले, उचित मार्केट मिले, तो क्यों नहीं हमारी खेती आगे बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों का मिलकर ही तो मॉडल विकास का होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो विनाश क्यों होगा? इसके साथ एक सर एक क्वेश्चन और आता है, उत्तराखंड की बात करें पूरे ओवरऑल में, यहाँ की जो युवा जनरेशन है वो उसका सबसे पहला रुझान यहाँ होता है आर्मी का। और आर्मी में भी अब अग्निवीर आ गया है तो उसमें युवाओं में अपने भविष्य के प्रति भी एक उनको इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये जो हमारा युवा पीढ़ी है वर्तमान की, ये पहाड़ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है। चाहे बात करें स्मैक तस्करी की हो, स्मैक में इन्वॉल्व है, चरस में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो नशे की तरफ हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, ये कैसे उत्तराखंड के लिए काम करे, इसके बारे में आपके क्या प्लान्स हैं सर? देखिए, अगर शिक्षा एक हमारे बहुत बड़े दार्शनिक विवेकानंद जी ने भी कहा था और कई लोगों ने कहा कि शिक्षा जो है वो सभी अधिकतर जो हमारी हमको आगे बढ़ना है जीवन में तो शिक्षा चाहिए। अगर हमें व्यसनों से और बुरी चीज़ों से या नशे से दूर रहना है तो शिक्षा चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, हमारे जो युवा हैं उनके पास रोज़गार के साधन होंगे, उनकी कमाई होगी, उनको जो है अगर अवसर मिलेंगे तो अपने आप नशे की तरफ कम से कम लोग जाएंगे। तो मैं तो हमेशा बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि ये जो नशा मुक्ति आंदोलन है या नशा मुक्ति अभियान है, ये सिर्फ एक तरीके से ऊपर से पेपरिंग है जिसको कहते हैं। हम असली समस्या की तरफ नहीं देख रहे हैं। असली समस्या ये है कि मैं तो कई युवाओं से मिलता हूँ, वो बहुत लोग ऐसे युवा हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, दिशाहीन है, तो अपने आप जो नशे की तरफ जाएंगे। तो एक तो हमारे को शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बहुत ज़रूरी है।
जैसे चाहे स्कूली शिक्षा हो चाहे विद्यालय शिक्षा हो। हमारे महाविद्यालय भी, हमने इतने महाविद्यालय खोल दिए, इतने की ज़रूरत ही नहीं है। राजनीतिक कारणों से हमने जगह जगह इंटर कॉलेज खोल दिए, जगह जगह हमने जो है महाविद्यालय खोल दिए, जहाँ हमारे पास टीचर नहीं है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग नहीं है। अब शिक्षा की गुणवत्ता, आप महाविद्यालय खोलने से शिक्षा नहीं आ जाती। अब तो कोई कहता है मेरे से कि हमारे यहाँ विज्ञान संकाय खुलवा दीजिए या बात कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ और शिक्षित बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमें अपने चाहे विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग करना ज़रूरी है। हमारे विद्यालयों में कहाँ कैरियर काउंसलिंग होती है? अभी एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हम कर रहे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, जहाँ पर हम बच्चों को कैरियर काउंसलिंग देंगे। तो कैरियर काउंसलिंग हो, उनको गाइडेंस हो। आज सुबह सोचिए, कल मैं गांव में युवाओं के साथ था, आज सुबह मैं जीआईसी देवीधुरा में बच्चों को मैंने संबोधित किया, और आज दिन में ही मैं लोहाघाट में कुछ युवाओं के साथ था। तो हमारे यहाँ भी फ़र्क है। लोहाघाट का युवा अलग है, देवीधुरा का युवा अलग है, और गांव में युवा अलग है, और पार्टी का अलग है। ये मान के हमको चलना पड़ेगा, ये विविधताएं हैं। लेकिन लोहाघाट जो कि यहाँ का सबसे संपन्न क्षेत्र है, वहाँ के भी बच्चों को मैंने कहा कि बच्चों, तुम ये सब कर रहे हो, तुम ये बताओ, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो, तुमने किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? तो बोले हाँ सुना है। हमने कहा तुमने कुछ कोर्स करने का प्रयास किया उसके पर? बोले नहीं। तो अब मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर बच्चों को गाइडेंस मिलेगा, अगर बच्चों को एक अवसर मिलेगा, उसके बाद अगर वो रोजगार के उनके साधन मिलेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट का तो मुझे प्रोजेक्ट पूरे इलाके में नहीं लगता। मुझे कई बार तो लगता है कि हमारे इतने लोग यहाँ पर हैं, इतने प्रतिनिधि हैं, सब कुछ हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं होती है? अगर हम इस सब चीज़ों को करेंगे तो युवा अपने आप नशे की तरफ कम से कम जाएगा। अब जब, क्योंकि खाली दिमाग है, करने को कुछ नहीं है, और नशा अपने आप में जो है सामने मिल रहा है, नशा लो और जो है दुनिया भूल जाओ। तो पहले हमको उसको देखने की ज़रूरत है। अब लेकिन जिन लोग नशे के ऑलरेडी आदी हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसके लिए जो है उनमें जागरूकता, और इसके अतिरिक्त जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का उनका होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, देखिए मैं वही नहीं कहना चाहता जो सुहाती हैं बातें, क्योंकि हमें कई बार कड़वी बातें भी कहनी चाहिए। हाँ, अगर हम स्किल डेवलपमेंट के अपने यहाँ ऑप्शंस बढ़ाएंगे, जो कि जगह जगह देश में हो रहे हैं, हमें यहाँ क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बन सकते? या हमारे आईटीआईज़ हैं, मुझे लगता है इतने आईटीआईज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे मालूम है कि हमारे प्रदेश में करीबन 110 के आसपास सरकारी आईटीआई हैं। उत्तर प्रदेश में 270 या 300 हैं, जो कि हमसे 20 गुना बड़ा प्रदेश है। तो हम आईटीआईज़ खाली चला रहे हैं, जो बेकार के आईटीआई हैं, तो उनमें ट्रेड्स हमको लाने चाहिए। तो हमको विकास को समग्र रूप से देखना होगा। हम एक चीज़ को आइसोलेशन में देख के नहीं कर सकते कि हम बच्चों को नशे से कैसे दूर रखें। बच्चों के लिए अगर अवसर होंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, आईटीआई में ट्रेड्स होंगे, मॉडर्न ट्रेड्स होंगे, इंडस्ट्री होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, और जो है आपके यहाँ पर टूरिज्म होगा, एयर कनेक्टिविटी होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो ये चीज़ें सुनेंगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इनको आप अलग अलग में नहीं देख सकते। उसके लिए एक समग्र विजन की आवश्यकता है, एक समग्र सोच की आवश्यकता है, उस प्रतिबद्धता और उस संकल्प की आवश्यकता है। और जब तक प्रदेश की ये राजनीतिक संस्कृति नहीं होगी, जब तक आप जो है सही प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे, तब तक जो है यही इस प्रदेश में, इसी क्षेत्र में होता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे राजशेखर जोशी जी, जिन्होंने हमारे साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन, रोजगार, तमाम विषयों पर खुल कर के बातचीत करी है। और ये तो समय बताएगा कि इनके जो इरादे हैं वो क्या एज अ विधायक के रूप में हम लोग देखेंगे, या किस रूप में भविष्य में देखेंगे, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।